हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी होगी। अब सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम रह गया है, तो इसलिए हम पार्ट 2 देखेंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं। और आई होप कि आप सबका प्रीलिम्स निकले, फिर एमपीपीएससी का मेंस का क्यूआईपी प्रोग्राम चालू होगा 1 मई से, और अभी ऑलरेडी बैचेस चालू हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश? इनमें से मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन नहीं था, ये पूछा गया। आंसर इज वीसी शुक्ला। बाकी डीपी मिश्रा जी, गोविंद नारायण और प्रकाश चंद्र सेठी जी, ये सारे के सारे सीएम रहे हैं। इन्हें किस किस नाम से अगर बोला जाता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वर नॉट लीडर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग देयर टेन्योर? एक लीडर ऑफ द हाउस भी होता है, तो कौन सा सीएम ऐसा था जो लीडर ऑफ द हाउस नहीं रहा है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। और ये अभी एमपीपीएससी का ही क्वेश्चन है 2021 का। आंसर इज गोविंद नारायण सिंह। राइट, गोविंद नारायण सिंह ये लीडर ऑफ हाउस नहीं रहे हैं। जब ये सीएम थे उस टाइम पे ये लीडर ऑफ हाउस नहीं थे। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो जो भी पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होता है? डिसीजन कौन लेते हैं, अधिकतर डिसीजन कौन लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं। राइट, सब लोग मिलके भी नहीं लेते ना, सिर्फ कौन लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्हीं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बाहर बैठे हैं इनमें कांग्रेस के भी होंगे और बहुत सारे बीजेपी के भी होंगे और समाजवादी पार्टी और दूसरी दूसरी पार्टी के भी होंगे। बट ये जो अंदर है जो मिनिस्टर बने हुए हैं ये किस पार्टी के हैं अभी फिलहाल में? बीजेपी के। इसी को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यही लोग हमेशा हर चीज में डिसीजन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीनियरिटी अमंग मिनिस्टर्स इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? देखिए, मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके भी अलग अलग लेवल होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो मिनिस्टर कहलाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाता है। कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे आता है एमओएस जिसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर आता है डिप्टी मिनिस्टर और फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बहुत टाइम से नहीं बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बट ये आप याद रख लीजिए सीक्वेंस। कैबिनेट मिनिस्टर फर्स्ट है, सेकंड एमओएस है, थर्ड डिप्टी मिनिस्टर, फोर्थ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। राइट, नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम? जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिर्फ स्पीकर या चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को नहीं, जो सीओएम होगा वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। अकॉर्डिंग टू 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, एक तो ये याद रख लीजिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया? 2003। और इसमें क्या हुआ था यही पूछा गया है आगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट इंक्लूडिंग द सीएम, सारे मिनिस्टर्स मिला के इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, shall not exceed what percentage of the total number of members of the legislative assembly? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 100 लोग हैं तो जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके, उसमें मैक्सिमम कितने लोग रह सकते, कितना मतलब कितना होगा वो? 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए आंसर इज ए। देन ये याद रखिए ऑन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से देखिए। ऑन जुलाई 3 2024 स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हु प्रेजेंटेड द बजट? बजट किसने प्रेजेंट किया ये आपसे पूछा है, तो जगदीश देवड़ा जी। ठीक है, द मध्य प्रदेश बजट फॉर फिजिकल ईयर 2025 वाज प्रेजेंटेड बाय जगदीश देवड़ा। 25-26 भी जगदीश देवड़ा जी ने किया था। राइट, चलिए। इन द 16th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश हु इज द मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? ये देखिए आजकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा मिनिस्टर है, तो वो भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो 16th लेजिस्लेटिव असेंबली है फिलहाल में उसमें कौन है? ठीक है, पूछा क्या है? मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आंसर इज निर्मला भूरिया जी। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, सीएम के हाथ में जो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं उनके हाथ में होम भी है उनके हाथ में। राइट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके हाथ में, ये ध्यान रखना, होम और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहन यादव जी के हाथ में है। इनफैक्ट माइनिंग भी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। राइट, ठीक है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी उन्हीं के हाथ में, ये याद ध्यान रखना आप। और इसके बाद जगदीश देवड़ा जी क्योंकि ये डिप्टी सीएम हैं, राजेंद्र शुक्ला जी भी डिप्टी सीएम है, तो इनके हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिए होंगे। तो देवड़ा जी के हाथ में क्या दिया हुआ है? फिनेंस और कमर्शियल टैक्सेशन। और राजेंद्र शुक्ला जी के हाथ में पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय जी जो मध्य प्रदेश में काफी फेमस भी हैं और इंदौर से आते हैं, अर्बन डेवलपमेंट उनके हाथ में दिया हुआ है। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पंचायत।
ठीक है। पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट किसके हाथ में है, तो ये प्रहलाद पटेल जी के हाथ में है, ठीक है, प्रहलाद पटेल जी के हाथ में दिया हुआ है, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। पानी का जो वाटर रिसोर्सेज है वो तुलसी राम सिलावट जी के हाथ में आता है। वुमेन एंड चाइल्ड का हम देख चुके हैं, निर्मला भूरिया जी, ठीक। और फॉरेस्ट भी आपको आ सकता है, फॉरेस्ट किसके हाथ में है, फॉरेस्ट राम निवास रावत जी हैं, ठीक है, राम निवास रावत। तो ये मैं एक टेबल दे दे रहा हूँ आपको, इसमें से देख लीजिएगा, मगर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। सीएम डिप्टी सीएम के हाथ में क्या है, ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय जी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है, कनासा जी का है, फिर फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा मध्य प्रदेश में किसी को मतलब नहीं है, मगर ये याद रख लीजिए, इंदर सिंह परमार जी हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस बीच में आप लोग को बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं, निमिष सर ने ये सारे वीडियोस बनाए हैं, तो इनको देख लीजिएगा। 8 पार्ट इसके आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपके कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस आएंगे, ये गारंटीड है, जितने भी सर ने आपको वीडियोस दिए 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। व्हेन वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन, पहली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, द आंसर इज 1956 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और टू बी वेरी स्पेसिफिक 1 नवंबर, राइट, ये याद रख लीजिएगा। और अगर आपसे कभी ये पूछ लिया कि पहला सेशन कब हुआ था, राइट, तो पहला सेशन जो हुआ था वो हुआ था 17 दिसंबर 1956 से लेकर जनवरी 17 1957 तक, ये ध्यान रखना, हाँ, ठीक है, ये डेट याद रख लो आप लोग, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और डिसॉल्व कब हो गई थी ये, तो डिसॉल्व भी हो गई थी ये मार्च 5 1957, ये भी लिखा हुआ है आगे, मत लिखिए इसको, ये देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से 3 डेट याद कर लीजिए। ये है फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी तब, पहला सेशन कब से कब तक चला, तो दिसंबर 1956 से जनवरी 1957, और जस्ट उसके 2 महीने बाद मार्च में डिसॉल्व भी हो गई थी, ठीक है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 230। हाउ मेनी सीट्स इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली आर रिजर्व फॉर एससी, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट है, 35। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लूं कि एसटी के लिए कितनी सीट है, तो 47, राइट। अनरिजर्व की कितनी है, जिनको हम जनरल भी बोलते हैं, या अनरिजर्व की कितनी है, 148। ये इनका कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे टोटल, तो निकल के आ जाएगा 230, राइट। इनका टोटल भी देखो 230 आता है, इनको याद कर लीजिए। एससी एक बार पूछ चुका है, एसटी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ स्टेट लेजिस्लेचर बीन प्रोवाइडेड फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए इंडिया में हर किसी को उसमें, तो वो किस में दिया हुआ है, अंडर आर्टिकल 168, ये रट लीजिए, अंडर आर्टिकल 168। ये आर्टिकल भी एग्जाम में आता है। 148 किस लिए, 148 सीएजी से रिलेटेड है, इसके अपॉइंटमेंट एंड ओथ से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट एंड ओथ से रिलेटेड है ये, ठीक है। एंड सीएजी को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आ सकता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। ये याद कर लीजिए, ये 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। 158 पहले भी हम पहले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप बच्चों को कमेंट में बताना चाहिए था, मगर मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, गवर्नर ऑफिस की कंडीशन जो दी हुई है 158 में दी गई है, इसमें ये बोला गया है कि जो गवर्नर है वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करना चाहिए, राइट, ठीक है। 178, अब आप बोले किस चीज से रिलेटेड है, 178 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर, ये भी याद कर लीजिए, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। देखिए एग्जाम में हो सकता है अभी ये ऑप्शन में दिख रहे हैं, अगली बार यही पूछ लेगा कि आर्टिकल 148 किससे डील करता है, तो सीएजी आर्टिकल 178 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट से डील करता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी, एक बार पढ़ लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आर्टिकल्स पूछे हुए हैं। द प्रोविजन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन गिवन इन विच आर्टिकल, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या, यस और नो, अगर नहीं है तो आप ये तो बताएं कि किन स्टेट में है, इन विच स्टेट्स यू हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन हाउ मेनी स्टेट्स यू हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो आपको ये याद रहना चाहिए, अब आप बताएंगे मुझे, आपने पढ़ा हुआ होगा, राइट। क्वेश्चन है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आंसर इज 171, किस में दिया है, 171। अब आर्टिकल 171 में दिया हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कंपोजिशन है उसके बारे में 170 में दिया है, क्या दिया है याद कर लो आप यहीं पे, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, काउंसिल नहीं, असेंबली, क्या है इसका, मैक्सिमम कितने होने चाहिए,
500, मिनिमम कितने होने चाहिए 60, ठीक, कुछ एक्सेप्शंस हैं बट दिस इज द कंपोजिशन, दिस शुड बी द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 117 आपको बता चुका हूँ काउंसिल है। 172 की अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, 171 में क्लियर कट लिखा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी दैट इज एमएलसी, इट शुडंट एक्सीड क्या 1/3 ऑफ लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 के ऊपर नहीं हो सकती कभी भी काउंसिल, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के पास कोई भी काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो काउंसिल के बारे में क्या स्ट्रेंथ है, इट शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट मिनिमम कितने होने चाहिए 40 होने चाहिए, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए राइट, अब देखिए इसमें 172 भी दिया हुआ है आपको, इसमें दी हुई है ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ किसकी ड्यूरेशन दी है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए बेटा जब भी आपको ये कंफ्यूजन हो कि आपको कौन सा आर्टिकल याद करने और कौन से नहीं करने, तो एटलीस्ट जो आर्टिकल एमपीपीएससी ऑप्शंस में भी पूछ चुका है पहले उनको आपको रट के जाना है, क्योंकि अगली बार हो सकता है उससे डायरेक्टली वो उधर पूछ ले, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन लगातार उसी से आए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने वही याद किया था जब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 148, 158, 168 भी हमने डिस्कस किया था, और 178 भी किया था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड, राइट। अब यहाँ पे 172 भी दिख रहा है आपको जिसमें ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर दिया हुआ है। और अब बचता है लास्ट आर्टिकल जो हमको यहाँ डिस्कस करना है, दैट इज आर्टिकल नंबर 173। इसमें क्या दिया है, क्वालिफिकेशन है इसमें, क्वालिफिकेशन ऑफ होम, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। तो क्या है, सिटीजन होना चाहिए, एज 25 और 30। 25 किसके लिए एज दी हुई है, 25 ईयर्स दी हुई है आपकी असेंबली के लिए, और काउंसिल के लिए दी हुई है आपकी 30 ईयर्स। तो ये आपको बेटा याद रहना चाहिए एकदम, ठीक है, कंठस्थ रखो इसको। ये एक बार फिर से रिवाइज कर लो, यहाँ पे इजीली दिया है। मैक्सिमम 170 में कंपोजिशन दिया है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होगी, मिनिमम 60 होगी, ठीक है। 171 में दिया है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तिहाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट 40 होना चाहिए। एमपी में कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। 5 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन जो है दोनों का सिटीजन होना जरूरी है इंडिया का, और एज असेंबली के लिए 25 और काउंसिल के लिए 30 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अभी क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने डिस्कस किया था और एक बार ये एग्जाम में आ चुका है, मैक्सिमम 50 और मिनिमम 60, राइट। अभी पढ़ा था ना बेटा, ये देखो आप, इसलिए बोलते हैं कि जो ऑप्शन में दिया हुआ अगले बार वो क्वेश्चन में आ जाता है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी विमेन एमएलए आर देयर इन द करंट मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में उस टाइम पे जब क्वेश्चन आया था तो उस टाइम कितनी थी, 24 एमएलए थी। अभी भी इतनी है क्या, प्लीज चेक, कमेंट बॉक्स में बताएं। करंटली हाउ मेनी विमेन एमएलए आर देयर, प्लीज टेल। एंड व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। कितना है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए, 25 है, और आपकी काउंसिल के लिए 30 है। देखिए पूछ लिया ना आपसे क्वेश्चन, यही आपसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अब आपसे 173 के बारे में वहां पूछ लिया, इसके पहले एक और क्वेश्चन था जिसमें आपको 170 के लिए पूछ लिया था। तो ये सारे आर्टिकल आपको याद रहने चाहिए, राइट। हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गवर्नर को अथॉरिटी होती है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Who finally decide whether a bill is a money bill or not in the state legislative assembly? Answer is speaker of the legislative assembly. Speaker ही decide करता है, पार्लियामेंट में भी स्पीकर डिसाइड करेगा, और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, देखिए आप क्योंकि नेगेटिव मार्किंग फेस करने जा रहे हैं पहली बार, तो ये ध्यान रखिएगा जो भी लंबे स्टेटमेंट वाले होते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, और कीवर्ड्स को सर्कल कर लेना वहीं पे एग्जाम में। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बोल रहा है, डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। उसकी एक्सपायरी थी 2028 में, मगर वो 27 में एक्सपायर कर हट हो गई, ठीक है। एंड रिजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर, और रिमूव करने के लिए स्पीकर को एक रिजोल्यूशन लाया गया है, कंसिडरेशन में है। देन उस टाइम पे कौन प्रिसाइड करेगा उस मीटिंग में, उस मीटिंग में कौन प्रिसाइड करेगा, तो आंसर इज डिप्टी स्पीकर एक्ट एज अ स्पीकर एंड प्रिसाइड दिस पर्टिकुलर मीटिंग। अब देखिए अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है, बल्कि सिंपल सा वो पूछ रहा है कि जब स्पीकर को निकालने जाने की बात चल रही हो तो कौन प्रिसाइड करेगा, तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेगा सीट पे, राइट। तो घबराना नहीं है लंबे स्टेटमेंट देख के। उसी तरीके से ये देखिए,
बहुत इजी क्वेश्चन है, अननेसेसरी इतना सारा देके बच्चों को डराते हैं ये देखिए, आप ऐसे भी डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। डिप्टी कलेक्टर की कोई ऐसी पर्टिकुलर वो नहीं होती क्या कि आपको डेली जाके ये करना है, एंट्री करनी है डेटा की, फिर आपको ये रिपोर्ट बना के देनी है। बहुत वर्सेटाइल जॉब होती है, तो आपको ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी दी जाती है कि आप कितना घबराते हैं, कितने तरीके से मैनेज करते हैं। सो यू हैव टू लर्न द आर्ट टू सेल थ्रू एनी प्रॉब्लम। कोई भी दिक्कत वाली चीज दिखे आपको, अपने आप को काम और कंपोज रख के ही आपको आगे आंसर सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे, which of the following statement about the speaker and the deputy speaker of Madhya Pradesh legislative assembly is not correct? क्या पूछा है? Not correct। तो बेटा जब भी नेगेटिव मार्किंग हो ना, तो इसको सर्कल कर लेना एग्जाम में, ताकि पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एक बार देख लो तो पता चले कि नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, बिल्कुल सही। स्पीकर डिप्टी स्पीकर कैन गिव रेजिग्नेशन टू ईच अदर, बिल्कुल सही। स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है। इफ द असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन विद मेजॉरिटी फॉर रिमूवल ऑफ, दे मस्ट रिजाइन। हाँ, कौन सी मेजॉरिटी, एक और याद कर लो आप लोग। इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव किया जाता है इन्हें। ठीक है। अब लिखा है आप 15 डे नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर सच रिजोल्यूशन। इट इज नॉट 15 डेज, इट इज 14 डेज नोटिस। कितने दिन का नोटिस होना चाहिए? 14 दिन का नोटिस होना चाहिए, 15 दिन का नहीं। तो आंसर ये होगा डी, क्योंकि आपसे पूछा विच इज नॉट करेक्ट, राइट। अब देखिए, अब आपको कुछ चीजें हमेशा ऐसी रखनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो व्हाट टू लीव और नॉट टू अटेम्प्ट, ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, जीवन में हर लड़ाई नहीं लड़नी है हमें, तो उसी तरीके से हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको यहाँ पे। अब देखिए क्या पूछा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग इन द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक। अब तो ये आ चुका है, तो इसको याद कर लीजिए, आप रट लीजिए इसको, कि पहले क्या होगा, सबसे पहले ओथ और अफर्मेशन होगी, राइट। उसके बाद ऑबि उसके बाद सॉरी, नॉट ऑबिचुअरी, उसके बाद गवर्नर एड्रेस करेंगे। ओथ हो गई, फिर गवर्नर एड्रेस करते हैं, राइट। तो 3 and 2। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर कराएंगे, फिर बाद में ऑबिचुअरी रेफरेंस होगा। अगर लॉजिकली भी अगर आपको नहीं भी आता हो, तो आप पहले सबसे पहले ये सोचोगे कि क्या होता है इसमें, राइट। बहुत से बच्चे ये ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, बल्कि आंसर इज दिस। पहले ओथ होगी, फिर गवर्नर एड्रेस करेंगे, कि भाई जब आपने ओथ ले ली, उसके बाद ही तो आप बताओगे कि हाँ भाई चलो ये सब हो रहा है। गवर्नर एड्रेस करेगा, फिर मंत्री को इंट्रोड्यूस कराओगे, फिर ऑबिचुअरी का रेफरेंस लोगे। इसको रट लो बेटा, देयर इज नो अदर थिंग, कोई एनालिसिस नहीं है, इसको रटना है आपको। अब ये टाइप के क्वेश्चन भी छोड़ने लायक होते हैं जनरली, अगर स्पेसिफिक नहीं आते हो। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड टू द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ऑफ मध्य प्रदेश। कितने लोगों का अपॉइंट किया जाता है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में? बहुत सारी कमिटियां, किस किस कमिटी के याद करोगे आप? ऊपर से कई बार ऐसा भी होता है कि लिखा होता है कि वी हैव टू अपॉइंट 12 to 15, बट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपको कई जगह किताबों में ये भी लिखा दिखेगा, क्या लिखा दिखेगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ऑफ मध्य प्रदेश जो है आपका, उसमें किस ईयर का पूछा है? उसमें आपको पूछा है 2024 एंड 25। तो आंसर इज 14। अब ये जो आंसर 14 दिख रहा है, वो आपको क्यों दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी है, इसके अलावा और कौन कौन सी कमिटी है, और बिजनेस एडवाइजरी जो कमिटी है उसमें टोटल 12 से 15 मेंबर हो सकते हैं। तो इसलिए आंसर यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, मगर आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर ईयर का, राइट। तो आंसर इज 14 इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है। हो सकता है कि आज की डेट में एक और मेंबर हट गया हो या जोड़ दिया गया, क्योंकि आपसे स्पेसिफिकली पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। पूछा क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स वर अपॉइंटेड टू द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द ईयर 2024 एंड 25। तो स्पेसिफिकली पूछा था, तो अब या तो अभी भी आप सर्च करके देखिए करंटली कितना है। वैसे अब चांसेस कम है, एक बार आ चुका है, अगर आ गया तो यही आप याद करके आगे बढ़िएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पंडित कुंजीलाल दुबे नेशनल पार्लियामेंट्री एकेडमी इज लोकेटेड एट। ठीक है, कहाँ पे है ये है भोपाल में। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि पंडित कुंजीलाल दुबे की जो नेशनल पार्लियामेंट्री एकेडमी है, इट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ भोपाल। ठीक है, ये आ चुका है एक बार एग्जाम में फॉरेस्ट्री के उसमें, तो हो सकता है आपको भी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? बहुत ही इजी है, पंडित कुंजीलाल दुबे जी, ये पहले स्पीकर थे हमारे
मध्य प्रदेश के। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द स्पीकर ऑफ द फोर्थ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, अभी फर्स्ट पूछा था, अभी फोर्थ पूछ लिया, तो आंसर इज काशी प्रसाद पांडे जी। अब यहाँ पे अब ये चीज है कि आपको याद कैसे करना है। अब देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन असेंबली में तो कुंजीलाल दुबे जी थे। यहाँ पे अभी देख रहे हैं ना, कुंजीलाल दुबे जी। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में कुंजीलाल दुबे ही थे जो हमारे क्या थे, हमारे स्पीकर थे। उन्होंने ही आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी वही रहे, इसलिए आपसे यहाँ पे फोर्थ पूछ लिया। इसका एक रीजन है क्यों पूछा गया, ठीक है। तो आंसर इज काशी प्रसाद पांडे जी। वैसे तो अगर आप कोशिश करें तो और जो भी फेमस हैं, जैसे तेजलाल टेमरे जी भी थे, तो वो फिफ्थ थे, ठीक है, ये फिफ्थ थे, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा सारे याद करें, इतने कम टाइम में होंगे भी नहीं, तो बस इतना याद रख लीजिए। पहले तीन में तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे, फिर याद किया आपने, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, काशी प्रसाद पांडे जी फोर्थ रहे, ठीक है। गुलशेर अहमद भी इन्होंने ऑप्शन में पूछा है, राइट। तो ये फिफ्थ असेंबली में दो लोग थे, ये भी दोनों फिफ्थ में ही थे, गुलशेर और तेजलाल टेमरे जी। तो ये आपको ध्यान में रख के याद कर लेना है। नेवालकर जी तो उसके बाद आए थे, ये तो सिक्स्थ है ये, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कुंजीलाल दुबे जी थे, उसके बाद फोर्थ में काशी प्रसाद पांडे जी, फिफ्थ में दो लोग थे, गुलशेर जी और उसके उनके साथ बाद में टेमरे जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, टेमरे जी पहले बने थे, फिर गुलशेर जी बने थे। कल को ऑप्शन में जमाना आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा आप लोग, क्योंकि फिफ्थ असेंबली में पहले टेमरे जी को बनाया गया था, उसके बाद गुलशेर अहमद जी को बनाया गया था। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक और चीज याद रखना है आपको, श्रीनिवास तिवारी जी भी जो थे, बहुत फेमस आदमी रहे, ठीक है। इनको और क्या बोला जाता था श्रीनिवास तिवारी जी को? किसी बच्चे को अगर पता हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। श्रीनिवास तिवारी जी, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ये ध्यान रखना, श्रीनिवास तिवारी जी, ठीक है। ये कौन सी, 10th और 11th, बस इतना ही याद करके जाओ। एग्जाम में मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनके नाम भी मैंने यहाँ दिए हुए हैं, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा मुझे लग रहा है, इनको आप ज्यादा ध्यान से देख के जाइएगा, राइट, ठीक है। ये इनको किस नाम से जाना जाता था ये बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अभी कौन है आपको पता ही है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ठीक है। इसके पहले गिरीश गौतम जी थे, चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द स्पीकर ऑफ द प्रीवियस मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2014-15 पूछ लिया, सीताशरण शर्मा। अब ये पूछ लिया 14 से 18 के बीच में कौन था, ठीक है, सीताशरण शर्मा जी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली लॉन्गेस्ट टेन्योर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी जो है, ठीक है, वो कब कब रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ध्यान देना पड़ेगा। क्या पूछा है आपसे, लॉन्गेस्ट टेन्योर पूछा है, इसमें से लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है। मगर अगर आप ऑप्शंस को देखोगे जो अभी हम देख रहे थे, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन में ये दिया नहीं है, तो इसलिए शायद ये क्वेश्चन हमारा वैलिड भी नहीं है। इसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप अगर टाइम पीरियड देखेंगे जिस हिसाब से आंसर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला है यहाँ पे, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला तो केवल 8th में रहे हैं शायद, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला केवल 8th उसमें रहे हैं। ये देखिएगा आप एक मिनट, ये राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, ठीक है। तो ये हो सकता है कि टेन्योर से यहाँ मतलब क्या है इसका, तो ये जरा हटा दीजिएगा ये क्वेश्चन को प्लीज, ठीक है, लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब अपने प्रीवियस एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में भी एमपीपीएससी कई बार ऐसे चीजें पूछ लेता है, गलत होती है जो, ठीक। अब डिपेंड करता है वो सबको नंबर मिलेंगे या डिलीट करते हैं, वो हर बार चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला लीडर ऑफ अपोजिशन कौन था मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वी वाई तामस्कर जी, ठीक है, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। तो तामस्कर जी का बस नाम आप याद कर लो, राइट, इंपॉर्टेंट है वो। इसमें से कौन से पर्सन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, किसने किया है?
रामकिशोर शुक्ला, रामकिशोर शुक्ला जी क्या कह रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तीनों रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीकर ऑफ द 16th लोकसभा? अभी हमने डिस्कस किया था, हमने किया था मध्य प्रदेश का, अब यहाँ पे पूछ लिया आपसे लोकसभा का, ठीक है। तो सुमित्रा महाजन जी रही हैं, ठीक है, किसकी? 16th लोकसभा की। हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? 230 किसकी थी, हमने पढ़ा था अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसमें से बताइए एससी एसटी की कितनी सीट थी, अनरिजर्व की कितनी थी? अब यहाँ पे पूछा आपसे राज्यसभा, तो राज्यसभा में 11 सीट है मध्य प्रदेश से। अब एक चीज और कर लीजिएगा कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में मध्य प्रदेश से, उनके नाम देख के जाइएगा, उसमें से कोई फेमस पर्सनैलिटी होगी तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्डर 2008, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी इन द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व हैं? कितनी है? 6 हैं, ठीक है, क्लियर है। लोकसभा में कितने एसटी हैं एमपी के? 6। तो ये आपको ध्यान में रखना। अच्छा, ये डीलिमिटेशन अभी कुछ कुछ चल रहा था, अभी डीलिमिटेशन को लेके चल रहा था, राइट। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें से हम विमेन को ना देके हम डिलिमिटेशन करें और नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा के 800 तक ले जाएं। अभी अगर ऐसा है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 लाख लोगों को। तो अभी गवर्नमेंट चाह रही थी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 50,000 लोगों को अगर करेगा तो नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, तो उसमें हम विमेन को रिजर्वेशन दे सकते हैं। बट तो यही बिल अभी पास नहीं हो पाया था, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कितना मेजोरिटी लगता है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, इजी क्वेश्चन, 62 है। हाउ मेनी ग्राम न्यायालय और विलेज कोर्ट आर फंक्शनिंग इन मध्य प्रदेश? 89, याद रखना कितने ग्राम न्यायालय हैं? 89। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? जस्टिस हिदायतुल्ला जी। Which of the following Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court was not appointed a judge of the Supreme Court of India? इनमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज नहीं बना है? ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश जो कि नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट का जज, तो आंसर इज झा। बाकी के जो तीनों नाम दिख रहे हैं, पटनायक जी, रविंद्रन जी और माथुर जी, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। रामचंद्र लोहाती जी, जो बच्चे गुना से उन्हें इनके बारे में पता होगा, रामचंद्र लोहाती born in गुना मध्य प्रदेश was which number of chief justice of सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इट इज 35th, 35वें नंबर के बने थे। करंट में कौन है कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। देखिए, अब आप ये मत करिएगा कि पहला तो सबको याद रहता है, करंट का सबको याद करना है, अब दूसरा तीसरा चौथा कौन था इसका सीक्वेंस याद नहीं करना है। ये आपसे पूछा इसलिए गया था क्योंकि ये मध्य प्रदेश के थे, जस्टिस रामचंद्र लोहाती जी जो है वो मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के थे, ठीक है, इसलिए वो पूछा गया था कि वो 35th नंबर के थे। हु अमंग दीज हैज नॉट सर्व्ड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश? इनमें से चीफ सेक्रेटरी कौन सर्व नहीं किया है? तो पीके नरोना जी नहीं किए हैं, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इनके नाम से क्या है बताइए, ठीक है, जो एकेडमी है, ठीक है, नायक जी, दुबे जी और खन्ना जी, ये तीनों रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस कहाँ पे है? तो इट इज इन भोपाल। अभी भोपाल में एक और इंस्टीट्यूट हमने पढ़ा था, क्या नाम था उसका बताइए? अभी हमने पढ़ा था ना, किसी के नाम पे था, वो कुंजीलाल जी के नाम पे था। किस चीज का इंस्टीट्यूट था? अगर ध्यान हो आपको तो कोशिश करिए रिकॉल करने की। अरे पढ़ा था ना, कुंजीलाल नेशनल पार्लियामेंट्री एकेडमी, ये पढ़ा था ना, वो भी कहाँ पे है? भोपाल में है। कौन सी? कुंजीलाल दुबे नेशनल, ये सब यही याद कर लीजिए, नेशनल पार्लियामेंट्री एकेडमी, ठीक है, कहाँ है? भोपाल में है। हाउ मेनी ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? आंसर इज 89, 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं मध्य प्रदेश में, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट सेक्रेटेरिएट वल्लभ भवन एंड व्हेन? ये भी पूछा है, देखिए, ठीक है, आंसर इज जवाहरलाल नेहरू इन 1958, ठीक है। किसने फाउंडेशन रखी थी सेक्रेटेरिएट जो है ना वल्लभ भवन में? तो आंसर इज जवाहरलाल नेहरू इन 1958, राइट। चलिए, ठीक है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यूज द कोड गिवन बिलो, ठीक है, क्या है मीनिंग? ट्रांसफरिंग पावर टू द लोकल इंस्टीट्यूशन,
क्लियर? उसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पावर नीचे लोगों को दे रहे हैं, तो वो कैसे देंगे आप? थ्रू ट्रांसफरिंग ऑफ पावर टू लोकल इंस्टीट्यूशंस। लोकल इंस्टीट्यूशंस को पावर डिवॉल्व करते हो जब आप, तो डेट इज नोन एज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। करेक्ट? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन उसे कहा जाता है। चलिए, When was the community development program was implemented? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1952। बट ईयर भी के साथ साथ आपको क्या याद रखना है? ईयर के साथ साथ आपको डेट भी याद रखनी, 2 अक्टूबर 1952। क्लियर है यहां तक? चलिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर को 1952 को किया गया था इम्प्लीमेंट। देन बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू किस चीज से? 3 टियर पंचायती राज। ठीक है, 3 टियर पंचायती राज से रिलेटेड है। अब 2 टियर पंचायती राज से रिलेटेड कौन से हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं। और वो कब आई थी कमेटी, ये भी आप बताएं। राइट, 2 टियर वाली कमेटी कब आई थी? ठीक। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी? सिमिलर क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया बलवंत राय मेहता जी ने। 3 टियर, ठीक है, कब आया था ये ईयर भी बताइए। और 3 टियर किसने रिकमेंड की थी? बलवंत राय मेहता जी ने की थी। कमेटी रिकमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसने किया था? कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को? तो आंसर इज सिंघवी कमेटी। राइट। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत इज मेंशन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ये केक वॉक है। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है? डीपीएसपी का पार्ट है। एंड इट सेड दैट फॉर्मेशन होना चाहिए ग्राम पंचायत का। अच्छा, ये बताइए डीपीएसपी जो है वो जस्टिशिएबल है, यस और नो? प्लीज टेल, जस्टिशिएबल है कि नहीं है? आंसर करिए कमेंट में। अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज पंचायती राज सब्जेक्ट फॉल? जो देखिए कितनी लिस्ट है पहले तो ये देखना है आपको। ठीक है, टोटल 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब आप मुझे कमेंट बताएं, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट में कितने सब्जेक्ट हैं? मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूंगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कुछ 5 सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट में डाल दिए गए थे, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट है ये भी आप याद करके मुझे रिकॉल करके बताइए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आता है। राइट, तो आंसर इज, यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन उसका आंसर है पंचायती राज जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में फॉल करता है। किसमें फॉल करता है? स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर बताइए। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज? ध्यान से सुनना, आपसे क्या पूछा है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? शेड्यूल नहीं पूछा है। ठीक है, शेड्यूल अलग है और पार्ट अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन से शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में दिया है, तो आंसर अलग होगा। और वहीं पूछूं कि कौन से पार्ट में लैंग्वेजेस के बारे में दिया है, तो आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बताइए कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल बताइए कितने हैं। ठीक है, ऐसे दिमाग में थोड़ा सा जोर देके पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। राइट, चलिए, द लिस्ट ऑफ पावर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कैन बी असाइन टू पंचायत इज गिवन इन? जो ये लिस्ट है किसकी? पावर की, राइट्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो पंचायत को दी जा रही है वो किस में है? 11 शेड्यूल में है। राइट, ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर द पॉलिटी। ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जल्दी ही हम लेके आएंगे। एंड आई विश यू गुड लक। जो भी और बच्चे हैं जिन्होंने अभी इस वीडियो को देखा और प्रीवियस वीडियो भी देखें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए, वी आर जस्ट ट्राइंग टू आपको वो प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। आप जल्दी जल्दी सुन के इसको बस फॉरवर्ड करें और प्लीज डू लाइक इफ यू फाइंड कि ये कुछ फ्रूटफुल है, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।